Hello everyone, welcome to my YouTube channel SG Studies. Today we are going to continue our 10th chapter of 7th standard, the expansion of the Maratha. इस चैप्टर में हमने हमारा पार्ट 1 जो वीडियो होता है वो हमने हमारे वीडियो सेक्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पर हमने डाल दिया है। तो कैसा लगा था आपको वीडियो, आपने हमें कमेंट करके बताया। अभी हमने उस चैप्टर में पढ़ा था किस तरह साहू महाराज रिलीज़ हुए थे, और उसके पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो कि आपको मेरे हिसाब से जिस तरह मैंने पढ़ा है उस हिसाब से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। साहू महाराज का रिलीज़ हुए, जिसके बाद माने ताराबाई को अच्छा नहीं लगा, फिर उनका राज्याभिषेक हुआ। माने ताराबाई को साहू महाराज ने हराया, जो खेड़ नदी था उसके आसपास, और फिर बाद में शिवाजी 2 का भी कोरोनेशन हुआ था। और फिर बाद में हमने देखा बालाजी विश्वनाथ का किस तरह था, उन्हें पेशवा क्यों बनाया गया। पेशवा का काम ये होता है कि मतलब जो साहू महाराज होते हैं या फिर कोई भी महाराज, सबका एक कोई ना कोई पेशवा होता है। तो पेशवा लोग का काम ये होता है, उनको बहुत दिमाग होता है और उन्हें सब मुगल का क्या क्या करेंगे, कौन सा कदम कब उठाएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम होता है, इसलिए उन्हें पेशवा बनाया जाता है। पेशवा का काम बहुत ही बड़ा होता है। हम अगर राज्य में देखा जाए तो इसमें हमने सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम देखते हैं चौथाई एंड सरदेशमुखी। चौथाई एंड सरदेशमुखी। अब आप बोलोगे चौथाई क्या होता है, सरदेशमुखी क्या होता है। तो चौथाई मतलब अगर कोई मुगल का टेरिटरी है, मुगल का ही नहीं किसी और का, अगर कोई टेरिटरी, उसमें से जो 10% होता है, जो 10% होता है, फिर 100% होता है, तो उसमें से जो 4th पार्ट रहेगा, यानी जो चौथा मतलब 6th पार्ट मुगल रखेगी, या फिर 6th पार्ट जो जिसका है वो रखेगा, और जो 4% है वो कौन रखेगा, वो टैक्स के हिसाब से जो पूरा देखभाल करता है उस जगह का, उसके पास चला जाएगा। और सरदेश मुखिया यानी पूरा का पूरा 10% चला जाएगा। सरदेश मुखिया यानी पूरा का पूरा 10% जो उस पर रूल करता है उसके पास टैक्स के हिसाब से चला जाएगा। आफ्टर द स्ट्रेंथिंग द पोजीशन ऑफ साहू महाराज, आफ्टर strengthening the position of Sahu Maharaj in Maharashtra, Balaji turned his attention to the politics in the north। यानी कि जब जो बालाजी विश्वनाथ थे, उन्होंने जो मराठा स्वराज्य था उसके लिए बहुत काम किया था। उन्होंने जो साहू महाराज का जो पोजीशन था उसमें बहुत ही अच्छा काम किया। उसमें लोग मराठा सरदार को किनके साइड लेके आए, साहू महाराज के साइड लेके आए कि यही हमारे सच्चे राजा हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए। पॉलिटिक्स में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व था, जो कि नॉर्थ में अटेंशन ज़्यादा हुआ था। अब जो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब बालाजी विश्वनाथ थे, अब उन्होंने नॉर्थ की साइड अटेंशन कर लिया, यानी कि उन्होंने डेक्कन प्लेटू अभी साहू महाराज का माने ताराबाई कुछ ना कुछ हैंडल कर रहे हैं। भले ही उनके बीच में लड़ाई हो रही है, पर अपने हिसाब से वो हैंडल कर रहे हैं। कम से कम मुगल के टेरिटरी में तो नहीं जा रहा है, वो हमारे मराठा के अंदर ही है ना। इसीलिए उसको छोड़कर अभी बालाजी जो विश्वनाथ थे, अभी वो किस तरफ जाएंगे, अटेंशन टू द पॉलिटिक्स इन द नॉर्थ। द दिल्ली कोर्ट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब was marked by becoming confusion। यानी कि जो दिल्ली जो कोर्ट था, जब औरंगजेब मरा तो पहले दिल्ली का कोर्ट किसके हाथ में था, औरंगजेब के हाथ में था। तब औरंगजेब मरा तो उसके जो बेटे थे या फिर उनके जो प्रशासन में काम करते थे, अब उनके बीच में हुआ कि इनके बेटे तो अभी हैं पर वो कुछ काम के तो है नहीं, तो लोगों के बीच में क्या होगा, झगड़ा छिड़ गया, बहुत कन्फ्यूज़न आ गया। कौन अभी राजा कौन बनेगा दिल्ली का, कौन रूल करेगा, ऐसा ही चीज़ें। तो सब साइद ब्रदर्स थे, मतलब उनके किंगडम में के थे साइद ब्रदर, दिल्ली के किंगडम में से। तो इन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया। अब किस तरफ फ़ायदा उठाया, द साइद ब्रदर अब्दुल्ला हसन एंड हसैन अली हैड बिकम वेरी इन्फ्लुएंशियल। अब ये बहुत ही प्रभावशाली हो गया, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एंड प्रभावशाली। अब ये दोनों ने बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया। किसका फ़ायदा उठाया कि अब उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया विद देयर हेल्प, और उसी के हिसाब से मतलब जो उनका हेल्प हुआ, मतलब जो अब्दुल्ला हसन और हसन अली जो थे उनके हेल्प से कौन, बालाजी विश्वनाथ in 1796 Balaji obtained from the Mughal emperor the grants and summons to collect चौथाई and सरदेशमुखी from the Mughal territory in the Deccan। यानी कि जो बालाजी विश्वनाथ थे उन्होंने मतलब जो साइद ब्रदर्स थे, ये दोनों अब्दुल्ला हसन और हसन अली, ये दिल्ली के किंगडम में रहने के बावजूद भी उन्हीं के बीच में इनका झगड़ा छिड़ गया। और
बालाजी विश्वनाथ इसका फ़ायदा उठाया कि अब ये जो साइद ब्रदर्स है अपनी किंगडम में लड़ाई करे, तो क्यों ना हम इनका फ़ायदा उठाए, ये हमारे झांसे में जल्दी आ जाएंगे। क्योंकि अगर कोई भी इंसान गुस्से में होता है तो किसी के भी झांसे में जल्दी आ जाता है। तो उसी का फ़ायदा किसने उठाया, बालाजी ऑब्टेन, यानी कि वो बालाजी ने फ़ायदा उठाया उसी का और उनका हेल्प लिया। कब, 1719 CE में। और इसी के चलते वो मुगल जो एम्परर था उसके ऊपर कौन आ गया, बालाजी विश्वनाथ जो थे, उन्होंने पूरा मतलब बोलते ना हैंडल कर लिया उसको। और सबको बोला, मतलब एक बोलता है ना ग्रैंड एंड सनन्स, जो बोलते हैं सन्स, ये जो होता है मतलब लिखित दस्तावेज या फिर जो उसका सबूत जो होता है या फिर उसका जो एक बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका मतलब ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो उसका जो पूरा हो गया वो सरदेश मुखी चौथाई, ये किसके हाथ में आ गया, बालाजी विश्वनाथ के हाथ में आ गया। मुगल जो टेरिटरी था किसके हाथ में आ गया, बालाजी विश्वनाथ के हाथ में आ गया। These sons gave the Maratha the right to collect 1/4 part चौथाई and 1/10 part सरदेश मुखी of the revenue from the Mughal territory in Deccan। और इसी के चलते जो दिल्ली था या फिर कोई भी था, कोई भी जहाँ पे मुगल टेरिटरी था, वहाँ से मराठों को हक मिल गया। क्या हक मिला कि अब तुम मुगल टेरिटरीज में से अपना जो वो अपना खाएंगे पिएंगे, पर उसमें से जो 4th पार्ट रहेगा, 10th पार्ट रहेगा, जो पार्ट रहेगा या फिर ज़मीन रहेगी या फिर टैक्स रहेगा या फिर मनी रहेगी, सारे में से सारी चीज़ों में से जो 10 में से जो 4 हिस्सा रहेगा वो आपका रहेगा, 10 में से जो 10 हिस्सा रहेगा वो आपका रहेगा। ऐसा जो कौन, मराठा, उसको ऐसा हक मिल गया था। अब देखते हैं बाजीराव वन। बाजीराव वन नहीं बल्कि ये बाजीराव ही थे, यानी इन्हें बाजीराव वन कहा गया क्योंकि उनके जो नाती पोते थे बाजीराव के, उनको बाजीराव 2 नाम दिया होगा शायद, इसीलिए यहाँ पर बाजीराव वन लिखा है। आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, शाहू महाराज अपॉइंटेड बालाजी सन बाजीराव वन द पेशवा इन 1720 यानी कि जो आफ्टर द डेथ, जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई तो जाहिर सी बात है उनके बेटे को पेशवा बनाया जाएगा, क्योंकि जो अगर कोई भी वीर होता है उसका पुत्र हमेशा वीर ही होता है। जिस तरह शिवाजी वीर थे उसी तरह संभाजी वीर है और उसी तरह शाहू महाराज भी वीर हैं, और ये सब चलते आता है। पहले ये सब नहीं सोचा करते थे कि गांव में से कोई भी आकर राजा बन जाएगा, राजा का बेटा ही राजा बनता था, ऐसा पहले हुआ करता था। पर आज के ज़माने में जो लोकल पीपल्स है, जो एक गांव में रहते हैं, वो भी जाकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर उनको फुल सपोर्ट किया गया। पर उस समय सपोर्ट नहीं दिया जाता था, उनको लगता था कि राजा का बेटा ही राजा बनना चाहिए, इसलिए ऐसा सारी चीज़ें फॉलो हुआ करती थी उस समय। तो जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई तो उनके बाद पेशवा बाजीराव, बोलते हैं पेशवा बाजीराव, आपने नाम सुना होगा, फिर आपने फिल्म देखी होगी, तो उसमें एक बाजीराव यही है। अब इनका जो कमिटमेंट होता है, ये जो बाजीराव का, ये बहुत ही पावरफुल होता है। ये जहाँ पर कदम रखते थे इनका सब कुछ हो जाता था। अभी देखते किस तरह होता था। ये एक्सपांड द मराठा एम्पायर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ 20 ईयर्स। अब 20 ईयर्स तक या फिर 20 जब इन्होंने मतलब ना खुद जागरूक होने के बाद 20 साल के बाद 20 साल तक इन्होंने मराठा एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड किया, यानी कि मुगल टेरिटरीज को हासिल किया और उसमें मराठा टेरिटरीज को एक्सपांड किया। अब देखते हैं निज़ाम डिफीटेड पालखेड़। अब वो देखते हैं निज़ाम कौन था, देखना पड़ेगा निज़ाम कौन था। अब ये निज़ाम कहाँ पे डिफीट हुआ, पालखेड़ में। अब पहले ही पता चला निज़ाम था कौन। द मुगल एम्परर फारूक शेर अपॉइंटेड निज़ाम उल मुल्क द सूबेदार ऑफ डेक्कन। यानी कि जो मुगल का एम्परर था, एक एम्परर था जो कि देखभाल करता था, पर उसके ऊपर भी पेशवा बाजीराव थे। पहले मतलब सबसे ऊपर पेशवा बाजीराव, फिर फारूक शेर एम्परर फारूक शेर और फिर उसके नीचे निज़ाम मुल्क। अब ये निज़ाम मुल्क एक सूबेदार था, किसका, मुगल एम्पायर का एक सूबेदार था। यानी कि जो पेशवा बाजीराव थे उनके अंडर में सब कुछ उनके अंडर में था। यानी कि मुगल भी सब उनके अंडर ही आ गए थे। यानी कि जो मुगल का जो 4th पार्ट बचेगा, 10th पार्ट बचेगा वो पेशवा को दिया जाएगा और पेशवा पूरे मराठास में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो निज़ाम मुल्क था इन 1713 निज़ाम ट्राइड टू एस्टैब्लिश हिज सेपरेट एक्सिस्टेंस एट हैदराबाद। लेकिन जो निज़ाम था इसने बोला कि हम मुगल मराठास की कहना क्यों माने, पर फारूक सर था, जो उसका हेड था, उसने बोला ऐसा नहीं होता। जो उन्होंने कहा हम उनके अंडर है इसलिए हमें सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। पर निज़ाम को ऐसा
निज़ाम ने ऐसा नहीं माना। उसको लगता था मैं अपना खुद का अलग से एक एक्सिस्टेंस यानी कि एक सेपरेट किंगडम लूँगा जिसका नाम रहेगा हैदराबाद। द एम्परर हैड गिवन द मराठास द राइट टू रिकवर चौथाई सरदेशमुखी फ्रॉम द मुगल एरियाज, यानी कि जो एम्परर था उसने किसे दिया था, मराठास को दिया था, मतलब चौथाई सरदेशमुखी किसे देगा, मराठास को देगा। कहाँ से देगा, फ्रॉम द मुगल एरियाज। निज़ाम वॉज अगेंस्ट इट। अब जो निज़ाम था वो अपने जो उनका हेड था कौन, फारूक सर, और अगर फारूक सर और जो पेशवा है दोनों मिले हैं तो जाहिर सी बात है फारूक सर से भी अगेंस्ट रहेगा और जो पेशवा है उससे भी अगेंस्ट रहेगा, यानी कि इस उनका कहना माना नहीं करता था। इसे लगता था कि मैं किसी के अंडर क्यों काम करूं, पर अंडर काम करना पड़ता है, कॉपरेट करना है तो अंदर से काम करना पड़ता है। ही कैप्चर सम पार्ट्स ऑफ पुणे परगाना। अब जो ये था निज़ाम, उसने पुणे परगाना का कुछ पार्ट्स कैप्चर कर लिया। अब बाजीराव को लगा इसको सबक सिखाना पड़ेगा। किसको, बाजीराव डिसाइडेड टू चेकमेट द निज़ाम। ही डिफीटेड द निज़ाम एट पालखेड़ नियर औरंगाबाद। अब उसने सोचा कि निज़ाम तो हमारा कहना नहीं मान रहा है, वो खुद के हेड का फारूक सर का भी कहना नहीं मान रहा है, तो इससे सबक सिखाना पड़ेगा वरना हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो पेशवा थे, पेशवा बाजीराव, उन्होंने इसे सबक सिखाया। कहाँ पर, औरंगाबाद। पालखेड़, जो पालखेड़ था वो औरंगाबाद के पास था, तो वहाँ पर इसे सबक सिखाया गया। द निज़ाम एक्सेप्टेड मराठा राइट टू कॉलेज चौथाई एंड सरदेशमुखी। यानी कि आप देख सकते हो कि पहले बोलता था मुझे सारी चीज़ें को मान्य नहीं है, पर जब पेशवा बाजीराव ने इसे सबक सिखाया, फिर इन्होंने इसके ऊपर युद्ध चालू किया, तब ये खुद डर के बोलने लगा कि मैं चौथाई और सरदेशमुखी अभी मैं ये फॉलो करूँगा। उन्होंने बोला ना, द निज़ाम एक्सेप्ट किया उसने कि मैं चौथाई और सरदेशमुखी मराठास को उनका राइट दूंगा। क्यों देगा, क्योंकि पहले औरंगजेब ने बहुत सताया, अब इस सताने की बारी किनकी आई, अब पेशवास या फिर जो शाहू महाराज किन्हें सताएंगे, मुगल्स को अब सताएंगे, क्योंकि मुगल्स पहले से बहुत बर्बादी करते आ रही है, पूरा मराठास की या फिर आप ब्रिटिशर्स की भी बोल सकते हो, या फिर जो हमारा मॉडर्न इंडिया उसमें भी। एज द मुगल पावर हैड बिकम वीक। अब इसी के चलते जो मुगल पावर था बहुत ही वीक हो गया था, बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। क्यों कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि पेशवा बाजीराव ने उनके ऊपर पूरा अधिकार अपना जमा लिया। बाजीराव न्यू दैट देयर वेर मोर स्कोप टू एक्सपांड द एम्पायर टुवर्ड्स नॉर्थन साइड। अब बाजीराव को लगा कि हम यहाँ तक नहीं बैठ सकते, हमें और भी अपने जो है उसको एक्सपांड करना होगा, पूरा इंडिपेंडेंट करके मुझे जाना है। मृत्यु से पहले मैं पूरा जो मराठा साम्राज्य है उसे इंडिपेंडेंट करूँगा, मुगल का जो स्थान है उसे हटाऊँगा, और अगर मुगल मुझे सरेंडर करते हैं तो मैं उन्हें अपना भी लूँगा। अगर वो मुझे सरेंडर करते हैं तो, अगर वो मुझसे मेरे अगेंस्ट है तो मैं उन्हें सबक भी सिखाऊँगा। ऐसा किसका मानना था, बाजीराव का। तो उन्होंने नॉर्दर्न साइड में टूवर्ड्स और भी आगे जाकर उन्होंने खुद का एम्पायर एक्सपांड करना चाहा। शाहू महाराज सपोर्ट हिज पॉलिसी। अब शाहू महाराज है, उनके जो पेशवा बाजीराव के ऊपर भी कुछ रहता है ना, जैसे महाराज थे शाहू महाराज, उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया इन्हें, जो उनकी पॉलिसी थी उस पर सपोर्ट किया। मालवा, इट टूडेज मध्य प्रदेश वॉज पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। अब जो मालवा है वो पहले मध्य प्रदेश था, अभी टूडेज पहले नहीं, आज मध्य प्रदेश जो है उसे पहले मालवा या फिर उसके कुछ जो स्टेट थे मध्य प्रदेश के अंदर उन्हें मालवा कहा जाता था। मालवा नाम का एक जगह था। तो बाजीराव सन मल्हार राव होलकर, राणोजी शिंदे एंड उदाजी पवार अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज ब्रदर चिम्माजी अप्पा टू मालवा। यानी कि जो कौन, अब जो हम सब बोल सकते भोपाल, ये बीच में पड़ता है, बीच में या फिर नॉर्दर्न या फिर मिडल में थोड़ा पड़ता है। तो नॉर्दर्न में पहले उन्होंने सोचा कि हम खुद का जो पावर है वो नॉर्दर्न साइड में स्कोप करेंगे, यानी टूवर्ड्स जाएंगे हम। तो उन्होंने पहले मालवा को लेना चाहा, फिर मालवा में उन्हें मल्हार राव होलकर, राणोजी शिंदे और उदाजी पवार को भेजा। कहाँ पर भेजा, मालवा में भेजा, ताकि जो वहाँ का जो अगर मुगल्स वहाँ पर हैं थोड़े बहुत तो उन्हें वहाँ से भगा सके, और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उन्हें अपना लिया जाए, सरेंडर करते हैं तो उन्हें अपना लिया जाए। और उनको किनके अंडर भेजा, यानी कि जो 3 लोग जाते हैं, वो सैनिक 3 जाते हैं, कोई अगर 3 लोग जाते हैं हमारे मराठास में से, तो कोई ना कोई उनका हेड भी होता। तो उनका हेड कौन था, चिम्माजी अप्पा। और चिम्माजी अप्पा जो थे वो पेशवा बाजीराव के ब्रदर थे, यानी जो बालाजी विश्वनाथ थे उनके 2 बेटे थे जिनका नाम था पेशवा बाजीराव थे और दूसरे थे चिम्माजी अप्पा। तो जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने चिम्माजी अप्पा को इन तीनों के साथ भेजा। कहाँ पे भेजा, मालवा में। क्यों भेजा, क्योंकि वहाँ का जो पोस्ट था उसको भी ज़्यादा मजबूत करना जरूरी था। अब देखते हैं बुंदेलखंड। अब जो बुंदेलखंड था, बुंदेलखंड मीन्स सम पार्ट टुडे मध्य प्रदेश। और जो बुंदेलखंड था वो भी हमने बोला ना कि मध्य प्रदेश का थोड़ा पार्ट था, उसमें से बुंदेलखंड भी एक पार्ट था। ये
मध्य प्रदेश में भी आता है और उत्तर प्रदेश के दोनों के बीच में पड़ता है, इसे बुंदेलखंड कहा जाता था। ठीक है ना, मीन्स सम पार्ट्स ऑफ टूडेज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, एरियाज अराउंड झांसी, पाना एंड सागर। अब ये एरिया का भी झांसी है, वो पता है झांसी, ये झांसी हो जो हम बोलते हैं ना मध्य प्रदेश और या फिर उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है, फिर पन्ना, सागर, ये सब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर बुंदेलखंड का नाम जाना जाता था। तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर भी अपना जो बोलता है साम्राज्य को स्थापित करना है। किंग चत्रासल हैड स्टैब्लिश हिज ओन किंगडम इन बुंदेलखंड। अब जो किंग चत्रासल था ये भी शायद ये मतलब बोलते हैं ना ये मुगल की साइड नहीं था, बल्कि ये हम बोलते हैं मराठास की साइड या फिर मिक्स में काम करता था। कौन? किंग चत्रासल। ये किसको स्टैब्लिश किया इसने? बुंदेलखंड जो नाम का था या फिर साम्राज्य था उसे स्टैब्लिश किया। द मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगेश ऑफ इलाहाबाद अटैक बुंदेलखंड एंड हैड डिफीटेड चत्रासल। यानी कि सूबेदार था कहाँ का? मोहम्मद खान बंगूश उसका नाम है, मोहम्मद खान बंगूश ये सूबेदार था। कहाँ का था? इलाहाबाद का सूबेदार था। तो उसने कहा कि मैं अभी यहाँ पर खुद का जो एम्पायर स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्यों मैं दूसरों के काम में टांग अड़ा हूँ। हाँ, तो किसके काम में टांग अड़ाने गया? चत्रासल, जो राजा चत्रासल था उसके बीच में वो मतलब बोलते दखल अंदाजी करना चाहता था। तो उसने बुंदेलखंड के ऊपर वॉर किया। किसने? मोहम्मद खान बंगूश जो था उसने जो चत्रासल का किंगडम था बुंदेलखंड उसके ऊपर वॉर किया और जो चत्रासल था उससे हराया। चत्रासल को हराया किसने? मोहम्मद खान बंगूश ने। चत्रासल अपील टू बाजीराव फॉर हेल्प। अब जो चत्रासल था वो पहले से मराठा के साइड था, इसलिए उसने किससे अपील किया कि मुझे आपकी ज़रूरत है। किससे अपील किया? बाजीराव से अपील किया। किससे? बाजीराव, जो पेशवा बाजीराव थे उनसे अपील किया। अब बाजीराव टूक अ लार्ज आर्मी एंड वेंट टू बुंदेलखंड। अब जो बाजीराव थे अब उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे। कौन अच्छे मित्र थे? राजा चत्रासल। तो उन्होंने अपनी आर्मी ली और निकल पड़े। किस ओर निकल पड़े? बुंदेलखंड की ओर निकल पड़े। ही डिफीटेड बांगूस। अब उनकी जो आर्मी थी बहुत ही ह्यूज थी, बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि उनके साथ जो कुछ सरेंडर जो मुगल सरेंडर कर दिया था या फिर जो मराठास किंग थे, जो मराठास के जो आर्मी थे वो बढ़ चुके थे मुगल के हिसाब से। जो मराठास में आर्मी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए कहते हैं ना पहले औरंगजेब हम पे वार करता था, अब हम औरंगजेब के पलटन के ऊपर वॉर करते थे। और फिर इसी के चलते बंगूश को यानी जो बंगूश था उसे हरा दिया गया। चत्रासल हॉनर बाजी। अब जो चत्रासल ने बहुत ही तारीफ किया, बहुत ही उसे इज्जत दिया। किसे? बाजीराव को, क्योंकि उसने उसको हेल्प किया। दिस इज हाउ मराठा स्टैब्लिश देयर सुपरमेसी इन मालवा एंड बुंदेलखंड। और इसी के चलते जो मराठास थे या फिर बाजीराव फिर चत्रासल जब मराठास ही है तो इन्होंने अपने सुपरमेसी या फिर सुपर पावर से बुंदेलखंड और मालवा को स्टैब्लिश किया और वहाँ पर खुद का कब्जा जमाया। बाजीराव डिमांडेड फॉर द एम्परर द ऑफिस ऑफ सूबेदार ऑफ मालवा। अब बाजीराव ने एक एम्परर था उसे जो ये जो बंगूश था उसका जो सूबेदार था मालवा में बंगूश को हम लेते ही नहीं। बाजीराव डिमांडेड फॉर द एम्परर ऑफ। अब बाजीराव ने सूबेदार का एम्परर लेना चाहा। किसका? मालवा का जो सूबेदार था उसका ऑफिस, यानी कि जो ऑफिस का एम्परर जो था उसका बोला कि मुझे चाहिए सब सारी चीज़ें, मुझे उस पर रूल करना है। एज द एम्परर डिसलाइन दिस डिमांड। अब जो वहाँ का एम्परर था उसने इस डिमांड को डिसलाइन कर दिया, यानी कि इसे बोलते ना कोई कॉल आता है उसे काट देना। उसी तरह जब पेशवा बाजीराव का चिट्ठी आया तो उसे फाड़कर फेंक दिया। तो बाजीराव को खबर पहुंची तो बाजीराव ने क्या किया? बाजीराव मार्च ऑन दिल्ली इन 1737। अब जो बाजीराव था वो कहाँ पे गया? दिल्ली में गया। क्यों गया? क्योंकि उसका जो रिजेक्शन हो गया था कि जो उसने अपील किया था उसका पूरा नहीं हुआ, इसलिए द मुगल वेर टेकन बाय सरप्राइज। अब जो मुगल्स थे वो सरप्राइज हो गए, बाजीराव आ रहा है। तो बाजीराव को पता है बाजीराव कितना खतरनाक है, मतलब खतरनाक मराठास के लिए नहीं, खतरनाक मुगल्स के लिए है। वो मराठास के लिए एकदम सही और बोलते हैं ना ब्रेव पेशवा था। अब देखते हैं, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? चत्रासल रोट अ लेटर टू बाजीराव। अब उस समय कॉल तो सिस्टम नहीं था, इसलिए चत्रासल को लेटर लिखना पड़ा था बाजीराव को कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब उसने क्या कहा लेटर में? माई सिचुएशन इज लाइक द एलिफेंट हुज लेग इज कॉट बाय क्रोकोडाइल। अब वो उसने
पेशवा को कहा, पेशवा बाजीराव को, कि मेरी हालत ऐसी है, चट्टासल ने कहा कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं पानी में हूँ और मेरा जो एक पैर है वो क्रोकोडाइल ने पकड़ा है, मैं हाथी हूँ, जो मेरा एक पैर है वो क्रोकोडाइल ने पकड़ा है, और मुझे तुम ही बचा सकते हो, एक तुम ही बचे हो जो मुझे बचा सकते हो। ऐसा लेटर लिखा, तभी बाजीराव उसके पास गया, नहीं तो कुछ और शायद लिखता तो कुछ शायद बाजीराव गुस्सा भी हो सकता था। तो कुछ भी का है सोच समझ के लिखना चाहिए। द बैटल ऑफ भोपाल, अब देखते हैं द बैटल ऑफ भोपाल किस तरह हुआ। द एम्परर फेल्ट अनईजी ऑन अकाउंट ऑफ बाजीराव दिल्ली एक्सपेडिशन, ही इन्वाइटेड द निज़ाम टू प्रोटेक्ट दिल्ली। अब द एम्परर फेल्ट, जो एम्परर था भोपाल का, उसे अनईजी लग रहा था, क्योंकि बाजीराव दिल्ली, जो बाजीराव था वो दिल्ली में आ गया था। कौन? भोपाल का जो एम्परर था, उसे मतलब होता ना कुछ डर लगना। ही इन्वाइटेड निज़ाम टू प्रोटेक्ट दिल्ली, अब उसने क्या किया, निज़ाम को इनवाइट किया। क्यों इनवाइट किया? क्योंकि प्रोटेक्ट करना था दिल्ली को। निज़ाम मार्च अगेंस्ट बाजीराव विद हिज ह्यूज आर्मी। अब जो निज़ाम था उसने वापस, पहले तो उसने हार मान ली थी, पर उसने अंदर ही अंदर चाल बनाकर वापस भोपाल की तरफ से किससे लड़ा? बाजीराव से लड़ा, और फिर भी बाजीराव डिफीटेड हिम एट भोपाल। और फिर वापस एक बार बाजीराव ने किसे? निज़ाम जो था, जो भोपाल की मदद करने आया था उस सिचुएशन में, तो उसने फिर से बाजीराव ने निज़ाम को हराया। निज़ाम एग्रीड टू सिक्योर द सनद ऑफ मालवा सूबेदारी फॉर द मराठास फ्रॉम द बादशाह, यानी कि निज़ाम जो था उसने बादशाह से एग्री करवाया। कौन से? भोपाल का जो बादशाह एम्परर था उससे एग्री करवाया कि आप इसे सूबेदारी दे दो, इसे सनद, आप सनद सुन रहे हो, एक एग्रीमेंट भी दे दो कि आप सूबेदारी पेशवा को दे रहे हो, बाजीराव को दे रहे हो, उसकी एग्रीमेंट भी दे दो। और उसी के चलते जो सूबेदारी था वो मराठास को दिया गया। पहले बाजीराव को मना कर दिया गया था, पर बाजीराव चुप नहीं बैठा, उसने वॉर किया। जो वॉर करने के बाद निज़ाम को बुलाया गया, निज़ाम ने भी उसकी बहुत ही कोशिश की, पर हरा नहीं पाया बाजीराव को। बाजीराव बहुत ही पावरफुल और ह्यूज आर्मी के साथ था, तो उसे सूबेदारी मिल गई। द डिफीट ऑफ पोर्चुगेज, यानी कि जो पोर्चुगेज थे उनका किस तरह डिफीट किया बाजीराव ने। द टेरिटरीज ऑफ वसाई एंड थाने ऑन द कोंकण कोस्ट वेर इन द पोजीशन ऑफ पोर्टुगेज, यानी कि जो वसाई और थाने था, जो कोंकण में था वसाई और थाने, ये किसके अंदर था? पोर्चुगेज के अंदर था। द पोर्चुगेज रूलर ऑपरेस देयर सब्जेक्ट, अब जो पोर्चुगेज रूलर थे वो खुद का सब्जेक्ट्स वहाँ पर इम्प्रूव कर रहे थे। बाजीराव सेंट हिज ब्रदर चिम्माजी अप्पा टू सबड्यू द पोर्चुगेज, यानी कि उस समय चिम्माजी अप्पा को भेजा गया कहाँ पर? पोर्चुगेज के यानी वसाई थाने में भेजा गया, ताकि वहाँ के जो पीपल्स है मराठास को वहाँ पर सेव करे और मुगल्स को वहाँ से मार भगाए। चिम्माजी अप्पा कॉन्कर थाने एंड एडजेसेंट एरिया, अब जो चिम्माजी अप्पा थे उन्होंने थाने को कॉन्कर किया और उसके थोड़े आसपास की जगह थे वहाँ पर कॉन्कर किया, पर वसाई को नहीं किया। अब देखते हैं वसाई को किस तरह किया। इन 1739 सी ही लेड सीज टू वसाई फोर्ट, अब उसने 1739 में वसाई फोर्ट के ऊपर कब्जा किया। सी यानी घेर लिया उसे, यानी कि उनका डेरा वहाँ पर डाल लिया। किन्होंने? चिम्माजी अप्पा ने खुद का डेरा डाला, और इसी के चलते द फोर्ट वॉज वेरी स्ट्रांग, और जो फोर्ट था वो बहुत ही स्ट्रांग था। वसाई का जो फोर्ट था वो बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था। द फोर्ट वॉज वेरी स्ट्रांग, द पोर्चुगेज हैड अ पावरफुल एरिटरी, और जो पोर्चुगेज थे उनके पास बहुत ही पावरफुल एरिटरी यानी एक वेपन बोलते हैं ना, वेपन, बहुत ही बड़ा हथियार था उनके पास। यानी कि अगर फोर्ट स्ट्रांग है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग रह सकते हैं, और कोई भी गोला बारूद अगर कोई डालता है उसके ऊपर तो बच भी सकते हैं। यानी कि उनके पास बहुत ही बड़ा वेपन था। तो उस वेपन को किसने ले लिया? चिम्माजी अप्पा ने उसके ऊपर घेरा कर लिया, यानी कि वो किसका हो गया? अभी चिम्माजी अप्पा का हो गया, यानी कि वो सब मराठास का हो गया। इन स्पाइट ऑल ऑफ दिस चिम्माजी कंटिन्यू द सीज विद प्रिजर्वेरेंस एंड फोर्स टू पोर्चुगेज टू सरेंडर, यानी कि चिम्माजी अप्पा ने उसके ऊपर कब्जा किया कि वसाई फोर्ट के ऊपर, और उन्हें कहा कि आप हमें सरेंडर करते हो कि हम आपके ऊपर वार करें। तो बाद में क्या हुआ? द फोर्ट ऑफ वसाई एंड लार्ज पार्ट ऑफ द पोर्चुगेज टेरिटरी पास इनटू द हैंड ऑफ द मराठास, और फिर जो वो थे पोर्चुगेज उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने सोचा कि लड़ाई झगड़ा करेंगे तो पेशवा का भाई है चिम्माजी अप्पा, जाहिर सी बात है ये भी कुछ बड़ा कांड करेगा, इसलिए उन लोगों ने सरेंडर कर दिया। पोर्चुगेज ने चिम्माजी अप्पा को सरेंडर कर दिया, और इसके चलते जो वसाई फोर्ट था और वसाई का जो टेरिटरीज था, जिसे कि हम बोल सकते हैं क्या, कोंकण का जो टेरिटरीज था वो किसके हाथ में आ गया? अभी मराठास के हाथ में, यानी चिम्माजी अप्पा या फिर पूरे मराठा किंगडम के हाथ में आ गया। अब देखते हैं डेथ ऑफ बाजीराव। बाजीराव की मृत्यु किस तरह हुई? उनको किसी ने मारा नहीं, बल्कि उनकी कुछ इल इफेक्ट या फिर
किसी के कारण मृत्यु हो गई। नादिर शाह द एम्परर ऑफ ईरान, जो नादिर शाह था कहाँ का एम्परर था, ईरान का। अब वो कहाँ पे आया, इन्वेडेड इंडिया, इंडिया के ऊपर उसने आक्रमण किया। फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ शाहू महाराज, बाजीराव सेट आउट फॉर द नॉर्थ विद अ बिग आर्मी टू डिफेंड द मुगल पावर। अब जो बाजीराव था उस शाहू महाराज के कहने पर कहाँ पे गया, नॉर्थ में गया। क्यों गया, मुगल एम्परर को सबक सिखाने के लिए अपनी ह्यूज आर्मी लेके गया। बाय द टाइम ही रिच बुरहानपुर, नादिर शाह हैड, अब वो उसी के चलते कहाँ पे पहुंचा, बाय द टाइम ही रीच बुरहानपुर, यानी कि समय चलते वो बुरहानपुर पहुंच गया। नादिर शाह हैड रिटर्न टू ईरान विद द एनॉर्मस बूटी लूटेड फ्रॉम दिल्ली। अब वो कहाँ पे पहले आया, नॉर्थ साइड में पहले गया था, इसलिए बालाजी का जो पेशवा बाजीराव थे वो भी नॉर्थ साइड में गए। तो नॉर्थ साइड में जब तक पेशवा बाजीराव पहुँचे उसके पहले ही कौन, ईरान का जो नादिर शाह था सारी चीज़ें बोटी या फिर जो सब कुछ एनॉर्मस जो सारी चीज़ें थी उसको लोड कर वापस कहाँ पे चला गया, ईरान में। क्योंकि जो दिल्ली है या फिर जो ईरान है वो दोनों के बीच में समुद्र पड़ता है और जहाँ से फटाफट निकलना बहुत ही आसान हो सकता है, इसलिए नादिर शाह भाग निकला। इन अप्रैल 1740 बाजीराव ब्रेथ हिज लास्ट एट रवेरखेड़ी ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, यानी कि जो बाजीराव की जो मृत्यु हुई उन्होंने अपनी जो अंतिम सांस ली कहाँ पर ली, रवेरखेड़ी जो जगह था बैंक्स ऑफ नर्मदा के पास, यानी नर्मदा नदी के पास जो रवेरखेड़ी का जो जगह था वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। किनकी, पेशवा बाजीराव की। बाजीराव वॉज अ ग्रेट जनरल, अब जो बाजीराव था वो बहुत ही बड़ा जनरल और बहुत ही जो भी काम करता था, कभी भी उसको हार का सामना नहीं करना पड़ा, हमेशा वो जीतते ही उभरा है। हमने देखा इस सारे चैप्टर में हमेशा सबको उसने हराया, कभी भी खुद नहीं हारा। ही विद हिज वैल्यूअर, और जो उनकी ताकत थी, मतलब वो बाजीराव तो बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे, तो जाहिर सी बात है बालाजी विश्वनाथ ने उनको बहुत ही अच्छे से ट्रेन भी किया होगा, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा नाम कायम किया खुद के और खुद के पिता का भी। क्योंकि अगर हम पेशवा बाजीराव का नाम लेते तो उनके पीछे पेशवा बालाजी विश्वनाथ ये भी नाम आता है, तो जाहिर सी बात है खुद के पिता का भी नाम उन्होंने बहुत ही ऊंचा किया। ही स्टैब्लिश द मराठा सुप्रीमेसी इन द नॉर्थ, अब उन्होंने खुद के और जो मराठा जो सुपरमेसी था, जो मतलब जो सुपर पावर था, जो मराठा का नॉर्थ में उस समय नहीं था, उस समय नॉर्थ में नहीं था, पर उन्होंने नॉर्थ को भी कब्जा किया। जो दिल्ली का जो सारी चीज़ें थी वो लाकर शाहू महाराज के हाथ में दे दिया, जो अंदर था वो सब शाहू महाराज ही कंट्रोल करते थे। पर ज़्यादातर पेशवा जो थे ये बहुत ही मतलब होता है जान की आहुति देकर भी सारे काम अच्छे से करते हैं। ही वॉन्ट स्टेटस फॉर द मराठा पावर एज अ फॉर्मिडेबल पावर इन द वॉल ऑफ इंडिया। अब जो ये थे इन्होंने एक स्टेटस पाया, मराठास का एक स्टेटस पाया कि ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना इंडिया में सबसे पावरफुल थे। ये बहुत ही मतलब पेशवा बाजीराव का नाम बहुत ही कायम हुआ करता था नहीं पर आज भी है। इन हिज टाइम द शिंदे होलकर पवार गायकवाड़ फैमिलीज अटेंड प्रोविंसेस, और इसी के चलते जो जब वो पेशवा नहीं रहे तो उसके बाद कोई ना कोई आया होगा, शायद उनका पुत्र आया होगा या फिर जो शिंदे होलकर पवार इन्होंने जो उनका प्रोविंसेस था उसको अटेंड किया, उसको खाली नहीं जाने दिया। और इसी के चलते हमारा जो चैप्टर का नाम था द एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर, ये हमारा ख़त्म हुआ। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आया हो या फिर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर कुछ डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ एनी डाउट वाज देयर देन यू कैन आस्क मी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।